अगली चीज़ जो हमने पढ़नी है वो है ट्रांसफॉर्मेशंस। और ट्रांसफॉर्मेशंस में हम देखेंगे 2 डिमेंशनल प्लेन के अंदर हम रहेंगे, यानी जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशंस हम करेंगे ये 2D की ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी, और इनको हम स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशंस कहेंगे, यानी ये 2 डिमेंशनल लोकेशंस की ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ये कलर की ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं है, ये 2 डिमेंशनल की लोकेशंस की ट्रांसफॉर्मेशंस। तो इन्हें 2D स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशंस हम देखेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले कवर कर लेते हैं। इनफैक्ट हो सकता है आज का पूरा लेक्चर ही बहुत सारा बैकग्राउंड कवर करेगा, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं समथिंग कॉल्ड होमोजेनस कोऑर्डिनेट्स। आप लोग कार्टीजियन कोऑर्डिनेट से फेमिलियर हैं। जब आप कहते हैं कि मेरे 2D स्पेस में x, y एक पॉइंट है मेरे पास, तो ये कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स है। ये जो जिसको आप x एक्सिस और y एक्सिस कहते हैं, इनको कार्टीजियन एक्सिस भी कहते थे, ठीक है। कार्टीजियन क्योंकि डेकार्ट एक मैथमेटिशियन था, तो उसके नाम से ये मशहूर है, डेकार्ट के नाम से। हम लोग शुरू से जो मैथमेटिक्स कर रहे हैं वो कार्टीजियन एक्सिस पे थी और कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स में थी, और हम उसको अक्सर रिप्रेजेंट करते थे एज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर डी डिमेंशनल स्पेस है मेरे पास, मसलन 2D स्पेस में 2 नंबर्स होते थे मेरे पास, है ना। 2D स्पेस में 2 रियल नंबर्स होते थे मेरे पास। अगर 3D स्पेस है तो 3 रियल नंबर्स होंगे। D डिमेंशनल स्पेस है तो D रियल नंबर्स होंगे, ठीक। अब हम करने क्या लगे, हम अपने कार्टीजियन वेक्टर 2D स्पेस, 2D कार्टीजियन स्पेस में एक वेक्टर है V, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है एज x और y इस वेक्टर के साथ। मैं इसको चेंज करने लगा हूँ, मैं इसके नीचे एक 1 अपेंड करने लगा हूँ। ज़बरदस्ती मैं इसको 3 नंबरों से रिप्रेजेंट करूँगा। है ये असल में 2D का ही पॉइंट था, x और y। सो डोंट थिंक कि मैं 3D में चला गया हूँ, मैं 3D में नहीं गया, मैं 2D में ही हूँ। तो मेरा वेक्टर अब 3 नंबर से रिप्रेजेंट हो रहा है, और उसमें ये आखिरी नंबर ज़बरदस्ती मैंने 1 अपेंड कर दिया। ये मैं कार्टीजियन से होमोजेनस कोऑर्डिनेट्स में चला गया, फ्रॉम कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स टू होमोजेनस कोऑर्डिनेट्स। क्यों, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, बाद की बात है। सिर्फ प्रोसीजर ये है कि जस्ट बाय अपेंडिंग दिस 1 टू योर कार्टीजियन वेक्टर यू गेट अ होमोजेनस वेक्टर। होमोजेनस वेक्टर्स को मैं ये v हैट करके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हैट से। अच्छा चलें, यहाँ फ़िलहाल नोटेशन ये है कि मैं जब भी हैट लगा रहा हूँ तो मैं किसी कार्टीजियन वेक्टर का होमोजेनस जो वर्जन है जिसमें 1 अपेंड हुआ है वो रिप्रेजेंट हुआ है। ये जो कार्टीजियन स्पेस थी ना, अब मेरी होमोजेनस या अब मेरी प्रोजेक्टिव स्पेस आ गई है। ये जो नई स्पेस में गया हूँ जिसमें 3 नंबर्स थे, 2 नंबर वाली कार्टीजियन स्पेस थी, 3 नंबर्स वाली प्रोजेक्टिव स्पेस है। सिर्फ नाम दिया है मैंने उसको, ठीक है। प्रोजेक्टिव नाम क्यों दिया था थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा। ये नाम थोड़ी देर बाद इसको समझते हैं प्रोजेक्टिव क्यों दिया था। नहीं, स्पेसेस फ़र्क है। एक में स्पेस है जिसमें 2 नंबरों से हर चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है, एक स्पेस है जिसमें 3 नंबर से रिप्रेजेंट हो रही है हर चीज़, ठीक है। ये जो थोड़ा सा मैथमेटिकल नोटेशन लिखी हुई है, डू यू गाइज अंडरस्टैंड दिस, कि जो प्रोजेक्टिव स्पेस है D डिमेंशन, D नंबर्स वाली जो प्रोजेक्टिव स्पेस है, उसमें असल में नंबर्स कितने होंगे, क्योंकि मैंने एक 1 अपेंड किया हुआ था, ठीक है। सो उसमें असल में नंबर्स होंगे, सो वो कार्टीजियन स्पेस होगी D+1 डिमेंशंस वाली, लेकिन उसमें ये सेट डिफरेंस का ऑपरेटर है। सेट डिफरेंस ये एक सेट नहीं है R D+1,
दिस इज द सेट ऑफ d+1 डिमेंशनल वेक्टर्स। उसके अंदर ओरिजिन भी तो होगा 0 वेक्टर, उसमें d+1 जीरोज पड़े होंगे। ये सेट डिफरेंस है कि उस सेट में से ओरिजिन निकाल दें। 0 वेक्टर कैन नॉट बी देयर, यानी एक सेट है उसके अंदर सारे वेक्टर्स थे, 0 वेक्टर भी था, मैंने उस सेट में से 0 वेक्टर बाहर फेंक दिया और मैंने कहा कि ये जो अब सेट बना है ना, ये प्रोजेक्टिव स्पेस है। कितने डिमेंशनल प्रोजेक्टिव स्पेस है ये? इधर मैंने डी लिखा हुआ है, यानी वो जो 1 एक्स्ट्रा डाला हुआ था ना, वो नहीं मैं काउंट करूंगा। तो आप सही कह रही हैं कि अगर हम 2D में रहें तो इस तरह से देख लें, यहीं पे रहते हैं। ये जो V जो है ये R2 में लाई करता है। ये जो V हैट है ये P2 में लाई करता है, ये प्रोजेक्टिव स्पेस में लाई करता है। ये प्रोजेक्टिव स्पेस 2 डिमेंशंस वाली प्रोजेक्टिव स्पेस है, लेकिन यानी ये कॉरस्पॉन्ड करती है 2 डिमेंशनल वाली को, लेकिन इसमें जो नंबर्स हैं वो 3 है, लेकिन उनमें ये वाला वेक्टर नहीं होगा। ये कौन सा वेक्टर है? 0 0 0, ये नहीं हो सकता, ये स्पेस का पार्ट है। अब आपको प्रोजेक्टिव स्पेस मिल गई, ठीक है। अभी मैंने कोई वजह, बिल्कुल that's the wonderful and absolutely useless thing about mathematics at the same time. मैथ में आप you create mathematics, यानी you are not a slave of mathematics. Mathematics is your slave. आप क्रिएट कर लें। प्लस का ऑपरेशन आप कहते हैं 2 + 2 4 होगा, आप प्लस की डेफिनेशन चेंज कर दें। आप कहें 2 + 2 = फैन, वाई नॉट? दैट्स सम मैथमेटिक्स, उसके अपने कोई रूल्स होते होंगे। एज लॉन्ग एज देर कंसिस्टेंट इट्स फाइन, यू जस्ट क्रिएटेड अ न्यू मैथमेटिकल वर्ल्ड, ठीक है। इशू ये कि इस तरह के गेम्स खेल के तो हम बहुत सारी यूजलेस मैथमेटिक्स भी बना सकते हैं। द गुड थिंग इज़ या द बेनिफिशियल थिंग इज़ कि जब आप इस तरह की इमेजिनेशन यूज़ करते हैं, नई मैथ्स बनाते हैं और वो यूज़फुल भी हो जाए, तो वहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स शुड बी योर स्लेव, यू शुड नॉट बी अ स्लेव टू मैथमेटिक्स। तो ये बिल्कुल एक, आप लोग सही कह रहे हैं, ये एक गेम खेली गई है। फ़िलहाल ये गेम बिल्कुल यूजलेस लग रही है कि मैंने 2D नंबर्स को 3 चीज़ों से रिप्रेजेंट कर दिया है और एक स्पेस आ जाती है, उसमें से 0 वेक्टर निकाल देता हूँ, उसको एक नया नाम दे देता हूँ प्रोजेक्टिव स्पेस। Apparently there is no benefit of doing this, लगता तो यही है। G maybe. So projective space is just Cartesian space with an additional dimension but no origin, ठीक है। Dimensionality of d-dimensional projective space is actually d+1, उसमें नंबर्स तो ज़्यादा है। ओके, आगे चलते हैं। अगर आपने कार्टीजियन से प्रोजेक्टिव में जाना है तो 1 अपेंड कर दें, ये तो हमने पिछली स्लाइड पे देख लिया था। अब असल चीज़, और यहाँ से इसका नाम भी समझ आएगा, यहाँ से इसके फ़ायदे अब समझ आना शुरू होंगे। अगर आपने प्रोजेक्टिव से वापस कार्टीजियन में जाना है कि वो कौन से 2 नंबर थे जिनकी वजह से ये वेक्टर बना था, एक्स वाई थे ना वो 2 नंबर, अगर मुझे वो नंबर वापस चाहिए तो उसका तरीका ये है, डिवाइड बाय दैट थर्ड नंबर, डिवाइड बाय दैट लास्ट एलिमेंट जो आपने अपेंड किया था ना, डिवाइड बाय दैट लास्ट एलिमेंट। आपको तो यूजलेस लगेगा, वो एलिमेंट तो 1 था, जस्ट रिमूव इट तो एक्स वाई आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब प्रोजेक्टिव स्पेस का फ़ायदा नज़र आने लगा है हमें। मुझे बताइए,
मेरे पास एक वेक्टर है x, y और 1, ये कहाँ प्रोजेक्ट होगा? x, y, ओके। मेरे पास एक और वेक्टर है k टाइम्स x, k टाइम्स y और k टाइम्स 1, विच इज़ k। क्योंकि मेरा रूल क्या है? मेरा रूल ये है, लास्ट एलिमेंट से डिवाइड करें और फिर वो 1 हो जाएगा, उसको फेंक दें। ओके, सो मैं k से डिवाइड किया, ये x आ जाएगा, ये y आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 फेंक दूंगा। दिस ऑल्सो प्रोजेक्ट्स टू x, y। सही? ओके। इन दो वेक्टर्स को देखें, ये जो दो वेक्टर्स हैं, अगर ये वेक्टर एक्स वाई था तो ये उसका कोई स्केल्ड वर्जन है, k टाइम्स, ऐसा ही है ना? इसके मैं पूरा ही बना देता हूँ, एक्स वाई 1 और एक्स वाई 1। सो मैं नहीं बोलता, मैं चाह रहा हूँ आप लोग अखज़ करें कि हमने क्या अचीव किया है। नहीं, अभी तो मैट्रिक्स कोई नहीं आया, इसलिए आइगन वेक्टर कोई नहीं है। अगर मैट्रिक्स होता तो हम आइगन वेक्टर्स पे जाते। हमने ये अचीव किया कि ये जो हमने सीमिंगली यूजलेस प्रोजेक्टिव स्पेस बनाई थी अभी 1 अपेंड करके, इस स्पेस से वापस आने का जो तरीका भी हमने खुद ही डिफाइन किया है कि वापस ऐसे आने, आखिरी वाले से डिवाइड करो, उसको 1 बना दो और फेंक दो। ये प्रोजेक्टिव स्पेस और इससे वापस आने का तरीका, इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंस ये निकला है कि प्रोजेक्टिव स्पेस में आप v हैट पे बैठे हों, एक सेकंड, प्रोजेक्टिव स्पेस में आप v हैट पे बैठे हो या k टाइम्स v हैट पे बैठे हो, कहीं भी बैठे हो आप, यू विल प्रोजेक्ट डाउन टू द सेम v, है ना? इसको कहते हैं प्रोजेक्टिवली इक्विवेलेंट। सो एक टेक्निकल टर्म है, ये बार बार तंग करेगी आपको। आप इसको ऐसे कह दें, दोज वेक्टर्स पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन एंड आई डोंट केयर अबाउट देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, दैट्स वन वे ऑफ सेइंग दिस। सो इसे कहेंगे प्रोजेक्टिवली इक्विवेलेंट, कि एक ऐसा वेक्टर v, उसको k टाइम्स v से भी मल्टीप्लाई कर दूं मैं, लेकिन जब मैं वापस जाता हूँ, या मे बी आई शुड हैव सेड v हैट, ये थ्रू आउट v हैट कहना चाहिए था, k टाइम्स v हैट, क्योंकि जब मैं इनको वापस लेके जाऊंगा ये दोनों सेम v पे प्रोजेक्ट करेंगे। इसको प्रोजेक्टिवली इक्विवेलेंट कहते हैं, जिसमें k नॉन जीरो मैंने लिखा हुआ है। व्हाई डिड आई हैव टू राइट दिस कि k मस्ट बी नॉन जीरो? अगर k को जीरो कर दूं, नहीं तो 0 0 0 आ जाएगा। मसला क्या है? अनडिफाइंड तो नहीं है, 0 से v को मल्टीप्लाई करूं तो 0 0 0 नहीं आ जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा k को मल्टीप्लाई करके, लेकिन 0 0 0 प्रोजेक्टिव स्पेस में लाई नहीं करती ये चीज़, इसलिए इस तरह की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर ही नहीं सकते 0 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, क्योंकि मैं प्रोजेक्टिव स्पेस में इसको रिजल्ट को सेव कहाँ करूँगा? ये तो सेव ही नहीं, इस प्रोजेक्टिव स्पेस में है ही नहीं ये चीज़, होता है। ओके, क्यों नहीं होता होगा 0 0? यस, 0 0 0 की कोई डायरेक्शन ही नहीं है और इसको प्रोजेक्ट करते हैं अब
ये किधर प्रोजेक्ट होगा? 0 over 0, 0 over 0, 0 over 0, ये 1 नहीं आया। हम तो इसको 1 बनाना चाहते थे, फिर इसको फेंकते। रूल तो ये था, ये 1 आया ही नहीं। इनफैक्ट मुझे तो नैन्स आ गए हैं, इन्फिनिटी काश आ जाते, वो भी नहीं आया। नैन्स आए हैं, नॉट अ नंबर, अनडिफाइंड। 0 over 0 इज नॉट डिफाइंड, यू कांट डू दिस। सो दैट्स वाई हम प्रोजेक्टिव स्पेस में ये ओरिजिन वाला वेक्टर नहीं आने देते। हमारा ये सारा काम जो प्रोजेक्ट डाउन करना है ना, यहाँ पे ख़राब हो जाता है। देयर इज़ नो 0 वेक्टर इन प्रोजेक्टिव स्पेस। क्या मतलब, दोबारा बताइए। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। With respect to 0 0 0, it's not in that set, but everything is relative to something that is not in my set. So what? मैं मैथ का गुलाम तो नहीं हूँ, राइट? हम बना सकते हैं, हमने कर लिया। ओके ओके, प्रोजेक्टिव स्पेस मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया इस पर, हालांकि समझाने में शायद टाइम कम लगना था। मैं सिर्फ उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा रहा हूँ बाय स्पेंडिंग मोर टाइम, कि आपको बस ये क्लियर होना चाहिए कि प्रोजेक्टिव स्पेस, उसका फ़ायदा नुकसान बाद में देखेंगे। प्रोजेक्टिव स्पेस सिर्फ एक 1 अपेंड करके बनती है, और जो भी तीसरा कोऑर्डिनेट है, और अगर k से मल्टीप्लाई कर दूं तो तब भी मैं उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होता हूँ। तो प्रोजेक्टिव स्पेस में एक वेक्टर और उसका कोई स्केल्ड वर्जन वो प्रोजेक्टिवली इक्विवेलेंट है, क्योंकि जब मैं वापस आता हूँ तो मैं वो तीसरी चीज़ से डिवाइड करता हूँ और 1 आ जाता है, फेंक देता हूँ। ओके, नाउ लेट्स लुक एट अ ट्रांसफॉर्मेशन कॉल्ड एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन कार्टेशियन स्पेस में नहीं कर रहा, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैं प्रोजेक्टिव स्पेस में करने लगा। ठीक है, पहले ऐसा करते हैं ताकि ज़रा हमें मुश्किल ना लगे। ऐसा करते हैं, मुझे बताइए, मेरे पास कार्टेशियन स्पेस में एक पॉइंट है एक्स वाई R2 में। इफ आई मल्टीप्लाई दिस by 2 0 0 1, what will be the result? Everyone agrees, है ना? तो इसकी इंग्लिश क्या है? और ये भी R2 के अंदर एक और पॉइंट आ गया। इसकी इंग्लिश क्या है? इस ट्रांसफॉर्मेशन को इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे या उर्दू में? ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन थी? x को आपने स्केल कर दिया 2 से और y को कुछ भी नहीं किया, है ना? सो बाय प्लेइंग विद दीज 4 numbers here, मैं कार्टेशियन स्पेस में अपने पॉइंट्स के साथ खेल सकता हूँ, उनको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। और हमने बैकग्राउंड मैथ्स जब की थी तो मैंने कहा था कि मैट्रिक्स और वेक्टर मल्टीप्लाई जब करते हैं, इससे जो ट्रांसफॉर्मेशन आती है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और कन्वर्सली हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती थी एक्स वाई की, वो इस तरह के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट हो जाएगी। अगर इसके अलावा कोई ट्रांसफॉर्मेशन है वो नॉन लीनियर है, वो फिर ये मैट्रिसेस से भी आगे की कोई बात होगी। ठीक, लीनियर इसलिए क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन में आप देख लें कि x की जो पावर है वो 1 रहेगी, y की पावर 1 रहेगी। जो मर्जी आप यहाँ ABCD डाल दें इन 4 नंबर्स में, आंसर में x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। इसका मतलब ये x और y में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी, इसलिए मैट्रिक्स इनटू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अच्छा, ये तो था R2।
हमने चूंकि एक स्पेस बना बैठे हैं P2 जिसमें 1 डिपेंड कर दिया, हम इस स्पेस में ट्रांसफॉर्मेशन करने लगे। उसमें ये होगा x y 1, और चूंकि ये 3 है तो यहाँ पे 3 कॉलम्स होंगे, और चूंकि मुझे आंसर भी P2 में ही चाहिए, यानी आंसर में मुझे 3 नंबर्स चाहिए, तो मुझे रोज भी यहाँ पे, तो इट्स 3x3 मैट्रिक्स। एनी 3x3 मैट्रिक्स विल मैप फ्रॉम P2 टू P2, है ना। इसका मतलब है, मैं एक्सप्लिसिटली लिख देता हूँ कि ये P2 है और ये भी P2 इसी प्रोजेक्टिव स्पेस के अंदर एक और जगह ट्रांसफॉर्म होके आ गया। ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाया इसमें 9 नंबर्स हैं, 3x3, इसमें 9 नंबर्स हैं। पर इसकी ख़ास बात यह है, मैंने ज़बरदस्ती इसका जो आखिरी रो है उसको 001 रखा है, क्योंकि हाँ, अगर आखिरी रो में 001 है तो जो नया रिज़ल्ट आना है उसका जो आखिरी नंबर आना है वो नेसेसरली 1 होगा, राइट। दिस 001 when multiplied with x by 1 will just return 1। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी आखिरी रो में 001 पड़ा होता है, यानी जो होमोजेनस कोऑर्डिनेट इसको कहते हैं, ये इसे क्या कहते थे, वही जो आखिरी वाला जो 1 है, जो उसको चेंज नहीं करता, जो उसको 1 ही रखता है, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। ये डेफिनेशन है, आपको अच्छी लगती है, बुरी लगती है, नो वन केयर्स, ये डेफिनेशन हमने डिफाइन कर दिया ऐसे। वो ट्रांसफॉर्मेशंस जो होमोजेनस कोऑर्डिनेट को आखिरी वाले को नहीं छेड़ेंगे, 1 था तो 1 ही रखेंगे, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस एफाइन ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है। ये चले लीनियर अलजेब्रा से प्रूव किया जा सकता है। एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास जो फ्रीडम है ना वो इन 6 नंबर्स पे है। 3 तो हमने फिक्स कर दिए 001, तो जो हमारी फ्रीडम है वो इन 6 नंबर्स पे, इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं कि कितने पैरामीटर्स हैं जिनके साथ आप खेल सकते हैं। तो दैट्स 6 पैरामीटर्स। ओके, ये जो 6 नंबर्स हैं A B C D E F, इनसे हम 2D में, अगर मैं सिर्फ 2D पे रहूँ, हम रोटेशन अचीव कर सकते हैं, यानी x, y पॉइंट जो रोटेट हो जाएगा। स्केलिंग अचीव कर सकते हैं, स्केलिंग आपने देख ली है एक एग्जांपल, x में स्केल हो गया था। इससे हम समथिंग कॉल्ड शेयरिंग अचीव कर सकते हैं, ये अगली स्लाइड पे मैं आपको दिखाता हूँ शेयरिंग क्या होती है। और हम ट्रांसलेशन अचीव कर सकते हैं। 4 ऑपरेशंस अचीव होते हैं इन A B C D E F से खेल के। यू अचीव 4 ऑपरेशंस, रोटेशन, स्केलिंग, शेयरिंग एंड ट्रांसलेशन। ये 4 ऑपरेशंस मिल के एफाइन ट्रांसफॉर्मेशंस बनाते हैं। 001 अगर नहीं है, R2 में 2x2 मैट्रिक्स होगा पहली बात। तो R2 में आप ABCD से जो काम कर सकते थे उतने कर लेंगे, ये EF वाले काम नहीं होंगे। सो आप थोड़े से लिमिटेड होंगे R2 में, ठीक है। हाँ, ये बात आप मान सकते हैं। एंड एनी सीक्वेंस, अब मैं सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, ये जो है ना एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दैट्स 1 एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं कह रहा हूँ एनी सीक्वेंस ऑफ एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, XY आया, उसको मैंने एक 3x3 मैट्रिक्स एफाइन वाला 001 वाला, फिर एक और एफाइन, फिर एक और एफाइन, और फिर एक और कई एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस में अप्लाई हो रही है। मैं क्लेम कर रहा हूँ कि इनका जो रिजल्ट आएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, अगर मैं पूरे रिजल्ट को देखूँ एज 1 ट्रांसफॉर्मेशन, मैं कह रहा हूँ जो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी एफाइन होगी। वाई एम आई सेइंग दिस? किसकी? मैं तो अभी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो अगर आपके पास
यहाँ पे तो कोई वैल्यूज़ थी और यहाँ पे 0 0 1 था और यहाँ भी कोई वैल्यूज़ थी लेकिन यहाँ पे 0 0 1 था। सो और यहाँ पे x y 1 था। सो अगर मैं सिर्फ इनको देखूँ यानी मेरे पास दो एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन हैं, अगर मैं इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लूँ, इन्हीं को पहले मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दूँ तो नहीं, लेकिन मैं हाँ तो जो रिजल्ट आना है ना वो आएगा समथिंग 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 समथिंग, दिस विल स्टिल बी 0 0 1 विच मीन्स के जो फाइनल ट्रांसफर अगर इनको मैं कंपोज भी कर लूँ बहुत सारों को, फाइनल रो फिर भी 0 0 1 रह रही, विच मीन्स इट्स स्टिल एन एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ओके। एफाइन ट्रांसफॉर्मेशंस क्या क्या कर सकती हैं? अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल को आप, मैं सेकंड वाले से शुरू करता हूँ, उस रेक्टेंगल को आप रोटेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विद दिस ABCDEF 0 0 1। आप उसको स्केल कर सकते हैं, आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कि वो वैसा ही रहेगा, बस ज़रा ट्रांसलेट हो जाएगा, साइड पे जगह चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर आप उसको शेयरिंग उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो रोटेशन, स्केलिंग और ट्रांसलेशन थी, इसमें नोट करें कि पैरेलल लाइंस भी प्रिजर्व हुई। आखिरी 3 में देखें, क्या पैरेलल लाइंस जो पहले पैरेलल थी बाद में भी पैरेलल रही? एंगल्स के बारे में बताएं, एंगल्स चेंज हुए या प्रिजर्व हुए? जो एंगल पहले थे ना, एग्जैक्टली वही एंगल्स बाद में, चाहे शेप छोटी हो जाए चाहे रोटेट हो जाए, आपस के जो एंगल्स थे रिलेटिवली वो सेम रहे। शेयरिंग बिल्कुल, लेकिन दो लाइंस जो पहले उनके बीच में जो एंगल था अभी भी वही एंगल है। शेयरिंग में यही दो सवाल शेयरिंग के लिए आंसर करें, पैरेललिज्म एंड एंगल्स। व्हाट इज प्रिजर्व, व्हाट इज नॉट प्रिजर्व्ड? एंगल्स आर नॉट प्रिजर्व। तो बस ये फ़र्क है शेयरिंग में कि एंगल प्रिजर्व नहीं रहता, पैरेलल लाइंस रिमेन पैरेलल। इनफैक्ट एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन की ये क्वालिटी है, एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन वो होगी जिसमें पैरेललिज्म प्रिजर्व रहेगा, जो लाइनें पहले पैरेलल थी वो अभी भी पैरेलल रहेगी। ठीक है, तो शेयरिंग जो है तो शेयरिंग में बस ये हुआ है कि मेरे पास एक रेक्टेंगल था और मैंने उसको एक शेयरिंग का तरीका ये है जो मैंने यहाँ दिखाया हुआ है कि मैंने उसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर, दैट्स अ शेयर। इसको देखते हैं, नहीं डिग्री और एंगल नहीं है एक्चुअली, ऐसा नहीं है। वैसे भी देखा जा सकता है, लेकिन हम देखते, तो ये शेयर था इस डायरेक्शन में। यू कुड हैव अ शेयर इन द अदर डायरेक्शन एज वेल। तो ये शेयर है इस डायरेक्शन में, सही। तो यू कुड हैव शेयरिंग इन एक्स डायरेक्शन, शेयरिंग इन वाई डायरेक्शन, स्केलिंग इन एक्स डायरेक्शन, स्केलिंग इन वाई डायरेक्शन, ट्रांसलेशन इन एक्स डायरेक्शन, ट्रांसलेशन इन वाई डायरेक्शन। Well, this shear is less than there's more shearing. So you could have less shearing, more shearing. You could have small translation, big translation, small scaling, big scaling, negative scaling. वो तो बस ओवरऑल देखेंगे अचीव क्या हो रहा होता है। तो एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन से ये 4 किस्म की चीज़ें अचीव हो जाती हैं। उनके मैट्रिक्स देख लेते हैं। स्केलिंग का जो मैट्रिक्स है उसमें आपने थोड़ा थोड़ा तो देख ही लिया है कि जब आपने यहाँ पे 2 रखा था और यहाँ पे 1 रखा था तो आपकी स्केलिंग एक्स डायरेक्शन में 2 हो गई थी, वाई डायरेक्शन में 1 हो गई थी। सो ये जो डायगोनल भी आप चीज़ें रखते हैं ना, ये एक्स और वाई को डायरेक्टली स्केल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्स से और वाई से मल्टीप्लाई होते हैं, एक्स और वाई से ये डायगोनल वाली चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, ये स्केल कर रही हैं। ओके, शेयरिंग ये वाले 2 हैं,
इसको शेयरिंग इन एक्स कहते हैं, इसको शेयरिंग इन वाई कहते हैं। इसको करके देखते हैं। लेट्स हैव 1 हियर, लेट्स हैव शेयरिंग इन एक्स, जो भी इसकी वैल्यू है, ठीक है। सो 0 हियर, लेट्स हैव शेयरिंग इन वाई को मैं 0 कर रहा हूँ। सो 1 हियर, 0 हियर, 0 0 1, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है, उसमें शेयरिंग इन एक्स वाली जगह पे कोई नंबर पड़ा होगा, और ये मेरा होमोजेनस स्पेस में वेक्टर है। आंसर क्या आएगा? कैन यू टेल मी द आंसर? एक्स प्लस वो जो शेयरिंग एक्स वाली जो भी वैल्यू थी, दैट मल्टीप्लाई बाय वाई, एंड देन वाई एंड देन 1, ऐसे ही है, ठीक है। इससे होगा क्या? एक्स के अंदर आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, वाई को आप चेंज नहीं कर रहे। एक्स के अंदर कोई चीज़ ऐड करते हैं आप, लेकिन एक्स के अंदर जो चीज़ ऐड करते हैं, इट इज़ अ स्केल्ड वर्जन ऑफ वाई। जितना y बढ़ता जाएगा उतनी x के अंदर आप बड़ी चीज़ ऐड कर रहे हैं। जितना y बड़ा है उतना ही x के अंदर आप बड़ी चीज़ ऐड कर रहे हैं, राइट? विच मीन्स कि अगर मैं इमेज के तौर पे देखूं, अगर ये मेरी इमेज में रेक्टेंगल था और इसको मैं x डायरेक्शन अगर कहूँ, इसको मैं y डायरेक्शन अगर कहूँ, ठीक है, ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है, तो व्हाट हैव आई अचीव्ड, x की वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो हाँ, ये शेयरिंग इस किस्म की होगी कि जैसे जैसे y बढ़ता जा रहा है मेरी x की वैल्यू ज़्यादा बड़ी आती जाएगी। ये इस किस्म की शेयरिंग अचीव हो रही है। जैसे जैसे y बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पहले तो इस y पे ये वाला x था, इस y पे ये वाला x, इस पे ये x, ये x, लेकिन अब जैसे y आगे जाता जा रहा है x की वैल्यू भी उतना बढ़ती जा रही है। तो मैं रोज़ में आगे जाता हूँ, इसमें और आगे चला गया, और आगे चला गया, और आगे चला गया। सो दिस इज शेयरिंग इन x, शेयरिंग इन x डायरेक्शन वो नज़र आ रही है। इसलिए मैंने इस वाले नंबर को कहा, किधर गया, इस वाले नंबर को मैंने कहा कि इससे जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ना, वो शेयरिंग इन एक्स डायरेक्शन है, इसलिए मैंने इसको कहा कि ये शेयरिंग इन एक्स है। सिमिलरली अगर मैंने ये नंबर उठाया होता, ये शेयरिंग इन वाई कर रहा होता, ये दूसरी तरफ की शेयरिंग कर रहा होता। ओके, स्केलिंग हो गया, शेयरिंग हो गया, 4 पैरामीटर्स ये हो गए। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ये टी एक्स और टी वाई से होती है। बिल्कुल आखिरी कॉलम के 2 नंबर्स हैं ना, y, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके देख लें, आप लोग करें ज़रा, ये इस मैट्रिक्स को x y 1 से मल्टीप्लाई करें, इस मैट्रिक्स को x y 1 से मल्टीप्लाई करें। यप, so x is translated by tx, y is translated by ty। जो भी tx और ty की जो भी वैल्यूज थी, नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, पॉजिटिव, व्हाटएवर। सो ये ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स है। ये मैं आपको क्लेम कर दूं, ये जो ट्रांसलेशन का ऑपरेशन आपने अचीव किया ना, यहाँ पे मैं इनफैक्ट नीचे लिखा भी हुआ है, ये R2 में नहीं आप कर सकते। R2 में, ये तो हम P2 में काम कर रहे हैं ना, प्रोजेक्टिव स्पेस, कार्टेशियन स्पेस R2, जिसमें सिर्फ x और y लिखते हैं, उसमें यू कैन नॉट गिव मी एनी मैट्रिक्स जो ट्रांसलेशन अचीव करता हो। अगर आप दे दें, मैं आपको अभी मेरी गाड़ी बाहर खड़ी, चाबी में दे देता हूँ, ओनरशिप आपकी, मेरी गाड़ी आपकी हो, इट मीन्स आप गाड़ी जीत सकते हैं। कम अप विद अ मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स जो 2D पॉइंट्स को ट्रांसलेट करता हो।
व्हाट इफ आई एम ब्लफिंग, व्हाट इफ ऐसा एग्जिस्ट करता हो अब गाड़ी, अब क्या पता वाकई मिलती हो. So let's look at a 2 by 2 matrix. ABCD 2 by 2 matrix है, some any ABCD, और ये x है और ये y है. इसका जो आंसर आएगा उसकी शक्ल कैसी होगी? AX प्लस BY और CX प्लस DY. इसमें यहाँ पे x का आना ज़रूरी है ना? इधर y का आना ज़रूरी है, इधर y का आना ज़रूरी है, इधर x का आना ज़रूरी है. मैं इससे बच नहीं सकता. जब मुझे ट्रांसलेशन चाहिए थी तब ट्रांसलेशन तो अकेले आनी थी, प्लस tx बस. ये मैं उधर अचीव ही नहीं कर सकता. वहाँ जब भी मैं कुछ करूँगा किसी के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसी के साथ y मल्टीप्लाई हो जाएगा. The only way I can get just tx and just ty alone, x और y मल्टीप्लाई हुए बगैर, वो है जब मैं प्रोजेक्टिव स्पेस में जाता हूँ, जब ये 1 जो है उधर आखिरी कॉलम से मल्टीप्लाई होता है. सो प्रोजेक्टिव स्पेस का फ़ायदा, एक ऐसा ऑपरेशन ट्रांसलेशन जो कि लीनियर नहीं है. in R2 normal Cartesian space, scaling linear operation, rotation linear operation, shearing linear operation, translation not a linear operation. इतना सादा सा ऑपरेशन, सबसे जो इधर आसान ट्रांसफॉर्मेशन थी वो ट्रांसलेशन थी, और ये लीनियर नहीं है. R2 में इज़ नॉट अ लीनियर ऑपरेशन क्योंकि वो मैट्रिक्स से नहीं कर सकते. लेकिन फ़ायदा प्रोजेक्टिव स्पेस का, इन प्रोजेक्टिव स्पेस ऑल 4 आर लीनियर ऑपरेशंस बिकॉज यू कैन कम अप विद मैट्रिसेस. सो प्रोजेक्टिव स्पेस का एक फ़ायदा हो गया कि मैं सिर्फ अब मैट्रिसेस के दुनिया में रहूँगा. सारे मेरे ऑपरेशंस 4 के 4 लीनियर होंगे, मैं मैट्रिक्स के साथ ही सारे काम करूँगा. ठीक है. चौथी चीज़ रोटेशन. इसको अभी हम डिराइव करेंगे कि वाई शुड बी कॉल दिस अ रोटेशन मैट्रिक्स, वाई शुड बी एक्सेप्ट कि इस तरह की चीज़ों से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो रोटेट हो जाएगा पॉइंट. तो हम अगली स्लाइड पे भी डिराइव करेंगे. लेकिन फॉर नाउ व्हाट दिस डज इज़ कि जो भी एक्स वाई 1 पॉइंट यहाँ पे पड़ा था ना, उस पॉइंट को ओरिजिन के अराउंड, एक्स वाई 1 जो पॉइंट था उसको ओरिजिन के अराउंड ये रोटेट करेगा बाय थीटा डिग्रीज या थीटा रेडियंस इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है. अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं. यानी बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, सिर्फ हमने रोटेशन को अब डिराइव करना है. अब आप लोगों ने मेरे साथ रहना है. ठीक है. मेरे पास कार्टीजियन, अच्छा मैंने मैथ्स वाले एक्सेस, अभी मैंने इमेज के एक्सेस नहीं बनाए, ये मैथ्स के एक्सेस हैं, कार्टीजियन एक्सेस स्टैंडर्ड, जिसमें एक्स एक्सेस इधर जा रहा है, वाई एक्सेस इधर जा रहा है, जो हमेशा से हम यूज़ कर रहे हैं. इस स्पेस में 2D स्पेस में मेरे पास एक वेक्टर है v और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, और उस वेक्टर की लेंथ है r, और उस वेक्टर का जो एंगल है फ्रॉम x एक्सिस वो है फाई. अभी तक आप मेरे साथ हैं. जैसे वेक्टर v, कोऑर्डिनेट्स x, y, उस वेक्टर की लेंथ r, उस वेक्टर का एंगल फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन फाई. मैंने उसको रोटेट करना है. मैंने वेक्टर v को रोटेट किया बाय थीटा डिग्रीज. फ्रॉम v, यानी v जहाँ पे था v को थीटा डिग्री रोटेट करना है. तो ये जो थीटा है ये शुरू यहाँ से हो रहा है, ये x से नहीं है, यहाँ से थीटा शुरू हो रहा है. ठीक है. सो यानी v और v प्राइम के बीच में जो एंगल है वो थीटा है. ठीक है. सो मैंने अचीव क्या करना है, मैंने v को रोटेट करना है बाय थीटा डिग्री. वेल अगर मैं एक वेक्टर को रोटेट करूँगा, वेक्टर की लेंथ चेंज होगी.
पक्की बात, कंफर्म? आपका नाम भूल गया था, रिमशा। वेक्टर को रोटेट करें, उसकी लेंथ चेंज होगी? नहीं चेंज होगी, यू जस्ट रोटेटिंग इट, यू नॉट स्केलिंग इट, यू जस्ट रोटेटिंग इट। ओके, इसका मतलब वी प्राइम की लेंथ भी आर है, ठीक है। वी प्राइम का एंगल क्या है? थीटा प्लस फाई, ग्रेट। और उसके जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स प्राइम वाई प्राइम उसको कह देते हैं। तो ये ज्योमेट्री आपको समझ आ गई है। और ये मैं अगेन आई री एम्फसाइज, ये जो भी मैं करने लगा हूँ ये है काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन अराउंड ओरिजिन बाय थीटा। ये ओरिजिन के लिए हो रहा है काम, किसी आर्म पॉइंट के अराउंड नहीं हम कह रहे, ओरिजिन के अराउंड रोटेशन बाय थीटा काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, अच्छा, अगर हम इसकी मैथमेटिक्स देखें, इसकी ज्योमेट्री देखें, एक्स प्राइम कौन सा पॉइंट है? क्या ये एक्स प्राइम नहीं है? और क्या ये वाई प्राइम नहीं है ना? अगर आप सिर्फ एक्स प्राइम को देखें और एक्स प्राइम के साथ इस ट्रायंगल को देखें, यू सी दिस ट्रायंगल, तो ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। बेस की वैल्यू क्या है? बेस की लेंथ एक्स प्राइम है, हाइपोटेन्यूस आर, हाइपोटेन्यूस आर है, इसकी वेक्टर की लेंथ आर है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। कॉस इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। सो एंगल हमारा क्या है? इस ट्राइंगल में एंगल क्या है? थीटा प्लस फाई। सो कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई इक्वल्स बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। वो ओवर हाइपोटेन्यूस इधर आ गया आर। सो बेस एक्स प्राइम इक्वल्स आर कॉस थीटा प्लस फाई। अगर आप लोग कहते हैं कि ये क्लियर है आपको, फिर मैं आगे चलता हूँ। तीनों को क्लियर है? आगे तो कॉस ए प्लस बी के रूल्स हैं। कॉस ए प्लस बी जो है वो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। आर मल्टीप्लाई हो रहा था, आर में दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया, नो प्रॉब्लम। इधर से मुझे मिला क्या? अब इसको देखते हैं कि ये x क्या था। सो यहाँ जाते हैं, ये क्या चीज़ है? x। और ये क्या चीज़ है? y, राइट? ओके, सो सेम रूल्स फॉलो करें अगर हम, और हम कहें कि ये भी तो एक ट्राइंगल था और इस ट्राइंगल की बेस x थी और इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस r ही था और इसका जो एंगल था वो फाई था। तो x इक्वल्स r cos फाई, या मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ x इक्वल्स r cos फाई, राइट? ओके, ये क्या लिखा हुआ है? ये तो x ही है ना, बराबर है ये। y क्या है? ये भी तो एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में y बेस है, हाइपोटेन्यूस r है। ये वाला एंगल देखें, क्या देखें? नहीं सॉरी, इसी पहले वाले में जाते हैं, मैं अननेसेसरली मुश्किल बना दिया। इसी ट्राइंगल पे रहते हैं जिसमें पहले थे। इसी ट्राइंगल में
ये जो परपेंडिकुलर है ये y के बराबर नहीं। ओके, सो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है? y इक्वल्स r साइन फाई। आप लोग अपने आप कन्विंस कर लीजिएगा बाद में, लेकिन r साइन फाई, ठीक है। ये क्या लिखा? तो यहां पे मैंने ये लिखा हुआ है x cos थीटा माइनस y साइन थीटा, माइनस y साइन थीटा, ठीक। ये मुझे x प्राइम का पता लग गया कि जो रोटेटेड वेक्टर आएगा उसका जो x प्राइम है वो इस तरह आएगा। ग्रेट। सिमिलरली y प्राइम को भी आप देख सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, ये आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ देता हूँ, यू विल हैव फन, ठीक है। तो आप ये जब करेंगे यू विल रियलाइज कि y प्राइम जो है इट कम्स आउट टू बी x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा, ठीक है। ओके, सो ये जो सिचुएशन है, इन दो इक्वेशंस को ना मैं इकट्ठे लिख लेता हूँ। x प्राइम इक्वल्स x कॉस थीटा माइनस y साइन थीटा, y प्राइम इक्वल्स x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। अगर सिर्फ x और y में देखें, x और y में राइट साइड पे x और y है, लेफ्ट साइड पे x प्राइम y प्राइम, विच मीन्स ये ट्रांसफॉर्मेशंस की इक्वेशंस है। ये x y को ट्रांसफॉर्म कर रही है x प्राइम y प्राइम, ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? किसकी ट्रांसफॉर्मेशन है? x और y की। तो x और y में लीनियर है ये, क्यों नहीं? क्या ये लीनियर इक्वेशन है? ये जो मैंने लिखी हैं यहाँ पे, ये लीनियर इक्वेशंस हैं। वाई किसकी डिग्री? एक्स और वाई की हाईएस्ट डिग्री 1 है। इधर वाई, ये कहती है नॉन लीनियर। आपने भी कहा था नॉन लीनियर, आपने इतने वसूख से नॉन लीनियर कहा था पहले। लेकिन अब बताएं, अगर रूल ये है कि x और y की पावर अगर 1 है हाईएस्ट तो फिर लीनियर होगा। सो ये लीनियर इक्वेशंस हैं। एवरी सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिटर्न एज मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लेक्स। गिव मी द मैट्रिक्स, गिव मी द वेक्टर। सो जो रिजल्ट आना है वो तो यहाँ पे x प्राइम y प्राइम है। जिसको ट्रांसफॉर्म करना है वो पहले लिख लेता हूँ, x और y, है ना। अब बाकी रह गया मैट्रिक्स, वो क्या आएगा? कॉस माइनस साइन, साइन एंड कॉस। ऑफ कोर्स वो थीटा इम्प्लाइड है, ठीक है। यही वो मैट्रिक्स यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। विच मीन्स कि ये जो मैट्रिक्स है ये किसी भी 2D के पॉइंट एक्स वाई को एक्स प्राइम वाई प्राइम पे ले जाएगा, जो कि रोटेटेड होगा बाय थीटा डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज। क्योंकि ये सारी शुरू यहाँ से हुई थी गेम, हमने रखा ही v और v प्राइम को ऐसे था कि वो थीटा डिग्री रोटेट हुए हैं काउंटर क्लॉकवाइज। मैं तो मैथ का गुलाम हूँ। मैथ्स में कन्वेंशन थी कि हम एंगल x से काउंटर क्लॉकवाइज देखेंगे, पॉजिटिव x से काउंटर क्लॉकवाइज। कन्वेंशन सेट हो गई है, मैं गुलाम हूँ मैथ का, मैं तो नहीं उससे हटूंगा। आई एम अ स्लेव टू मैथमेटिक्स, द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। वरना तो सारी बिल्डिंग गिर जाएगी।
कन्वेंशन नहीं, इट्स नॉट समथिंग रियल, इट्स जस्ट अ कन्वेंशन जिस पे लोग अग्री कर गए। यानी इस तरह से देख लें, एज लॉन्ग एज यू एंड आई अग्री कि हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसको कहना है, तो हम बात कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं मैंने पॉजिटिव, मैं मर जाऊंगा मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसको कहूँगा, तुम्हारे वाले को नहीं कहूँगा, दैट्स फाइन। आप अपनी दुनिया में रहें, आप अपनी मैथमेटिक्स बनाएं उस तरह की, लेकिन फिर मैं और आप बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे कन्वेंशंस फ़र्क है। तो ये सिर्फ कन्वेंशन है। हम जिस कन्वेंशन पे चल रहे हैं उसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस तरफ होता है और एंगल्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज को हम मेजर ऐसे करते हैं। सो इट्स जस्ट वन वे ऑफ गेटिंग टुगेदर ऑन द सेम पेज। तो देयर वाज नथिंग रियल इन इट। फील फ्री टू define your own conventions, but then you'll have to live in your own world, which is fine. Okay, so ये agreed है आप लोग कि ये जो 2x2 मैट्रिक्स है ये रोटेशंस अचीव होती हैं इससे, ठीक है। और ये भी आपको क्लियर हो गया कि रोटेशन एक लीनियर ऑपरेशन है क्योंकि वो मैट्रिक्स वेक्टर से हमने लिख लिया। ये R2 में हुआ है, ये सारा काम R2 में किया, हमने P2 में नहीं किया है ना, 2D में ही बस R2 में चल रहे थे। P2 में हमने कुछ भी नहीं करना। R2 में ये थे, P2 में आपके पास एक एक्स्ट्रा 1 आ गया था, उस एक्स्ट्रा 1 को मैंने बस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ट्रांसलेशन कोई नहीं करनी थी तो यहाँ पर 0 0 आ गया। दैट्स ए रोटेशन मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, रोटेशन मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ वो हैं जो आप असल में ना वर्बली आपने पहले ही बोल दी हैं, कुछ आप अभी बोल चुके हैं ये प्रॉपर्टीज़, पर लेट्स रिविजिट देम। अगर एक मैट्रिक्स, अगर तो वो रोटेशन मैट्रिक्स है तो उसकी हर रो को उठा लें, एक रो का दूसरी रो के साथ डॉट प्रोडक्ट, रो एक वेक्टर ही है ना, दूसरी रो भी एक वेक्टर है, हर रो का डॉट प्रोडक्ट किसी भी और रो के साथ वो 0 होगा। विच मीन्स कि ये रो वेक्टर्स कैसे हैं आपस में, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, ठीक है। और हर रो का अपने साथ जो डॉट प्रोडक्ट वो 1 आएगा, ठीक है। और आइडेंटिकल चीज़ है कॉलम्स के लिए भी, एक कॉलम बाकी कॉलम से ऑर्थोगोनल होगा, डॉट प्रोडक्ट 0, अपने साथ डॉट प्रोडक्ट उसका 1 आएगा, विच मीन्स वो खुद एक यूनिट वेक्टर था, ठीक है। इसको देख लेते हैं, पहली रो उठा लें, cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसका अपने साथ डॉट प्रोडक्ट कर लें, ये cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। अच्छा, ये वाला उठा लें, सेकंड रो 1, हाँ 1 आ जाएगा। अच्छा, इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट करें, फर्स्ट रो का डॉट प्रोडक्ट सेकंड रो से 0। एग्जैक्टली ये जो अभी हमने किया है ना, हर रो का अपना डॉट प्रोडक्ट अपने साथ दोनों का, फिर आपस में ये 3 चीज़ें की, ये सेम हरकत आप कॉलम्स के साथ करें, सेम सिचुएशन वहाँ पे आएगी। हर कॉलम का नॉर्म 1 आएगा और आपस में कॉलम्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, विच मीन्स 0 ऑर्थोगोनल। और दिस इज ट्रू फॉर P2 एज वेल। यहाँ भी अगर आप करेंगे तो ये प्लस 0 स्क्वायर ही आना है ना, तो वो नॉर्म तो चेंज नहीं होगा ना, ऑर्थोगोनैलिटी चेंज होगी, कुछ भी नहीं। तो यहाँ भी इट्स ट्रू। तो जो रोटेशन मैट्रिक्स होता है उसमें ये प्रॉपर्टीज़ हैं, हर रो ऑर्थोगोनल, हर कॉलम ऑर्थोगोनल है बाकियों से, हर रो और कॉलम के अपना नॉर्म 1 है, यानी यूनिट वेक्टर्स हैं। इस तरह के मैट्रिसेस को आप कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिसेस। लीनियर अलजेब्रा में इन्हें कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिसेस, विच मीन्स कि इनकी हर रो और हर कॉलम यूनिट वेक्टर है और आपस में रोज ऑर्थोगोनल हैं, आपस में कॉलम्स ऑर्थोगोनल हैं। तो दीज आर कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल इसलिए कि यूनिट वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर्स को आप नॉर्मल वेक्टर कहते हैं, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर्स, ठीक है जी।
और ये जो ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिसेस हैं, ये जितनी भी हमने बातें अभी की हैं ना कि वो आपस में ऑर्थोगोनल हैं, उनका लेंथ 1 है नॉर्म, ये सारी बातें इस इक्वेशन के अंदर समराइज्ड हैं। आप इसको मैथ की इक्वेशन समझ रहे हैं, पर रियली ये मैथ का जुमला लिखा हुआ है, इसके अंदर कई जुमले लिखे हुए सिर्फ इस चीज़ में, R ट्रांसपोज R इक्वल्स I। और ये I है जो सब कुछ बता रहा है एक्चुअली। I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। ये इस तरह का होता होगा, अगर लेट्स से 2D में रहते हैं, या चलें 2D में रहते हैं, I ऐसा होगा। ये कह रहा है कि पहली रो का अपने साथ डॉट प्रोडक्ट 1 आता है, ये कहता है दूसरी रो का अपने साथ डॉट प्रोडक्ट 1 आता है, ये कहता है पहली 2 रोज का जो आपस में डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, ये भी वही कह रहा है, ठीक है। तो रियली ये सारी ऑर्थोनॉर्मेलिटी की जो डेफिनेशन है वो ये लिखी होती है, R ट्रांसपोज R इक्वल्स I, कि मेरा जो ट्रांसपोज है वही मेरा इन्वर्स है। इन्वर्स की डेफिनेशन क्या होती है? R इन्वर्स R इक्वल्स I, है ना, आइडेंटिटी आ जाता है अगर इन्वर्स से मल्टीप्लाई। वेल इधर तो ट्रांसपोज से करें तो आइडेंटिटी आ रहा है, जी हाँ, उसका ट्रांसपोज ही उसका इन्वर्स है। यानी अगर आपने रोटेशन अप्लाई की है, एक चीज़ इस तरह रोटेट हो गई है, आप वही रोटेशन मैट्रिक्स लें, उसको ट्रांसपोज करें और रिजल्ट के ऊपर अप्लाई कर दें, आप वापस आ जाएंगे, क्योंकि जो ट्रांसपोज है वही इन्वर्स है, ठीक है। ओके, दूसरी बात, यहाँ पे 1 आने से ना एक और बात भी पता लगती है कि जो लेंथ थी वेक्टर की वो चेंज नहीं होगी। अगर यहाँ पे R ट्रांसपोज R के बाद I ना आया होता, K टाइम्स I आ गया होता, अगर यहाँ पे K लिखा होता है, यहाँ भी K लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि ये रोटेट तो कर ही रहा होगा, या जो भी कर रहा है ट्रांसफॉर्म, ये स्केल भी कर रहा है चीज़ों को। तो ये जो 1 यहाँ पे आया है, दिस टेल्स यू के ये स्केल नहीं करता, रोटेशन सिर्फ बस डायरेक्शन चेंज करती है, स्केल साइज चेंज नहीं करती, ठीक है। तो ये ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये चीज़ों को इनकी डायरेक्शन चेंज कर सकती हैं, ये उनकी स्केल चेंज साइज चेंज नहीं करती। ओके, यानी अगर मैं रोटेट करी जाऊँ चीज़ें, एक रोटेशन मैट्रिक्स, उसके बाद अगला रोटेशन करी जाऊँ, तो रोटेट होती रहेगी वो चीज़, उसका साइज़ कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं स्केलिंग ले आता हूँ, शेयरिंग ले आता हूँ, उससे साइज़ चेंज हो जाएगा। ये तो था रोटेशन अराउंड ऑरिजिन। ये सारी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, ये रोटेशन अराउंड ऑरिजिन था। हाउ कैन वी अचीव रोटेशन अराउंड सम आर्बिट्ररी पॉइंट? जी, सो फॉर्मूला हम यही यूज़ करेंगे। ये जो 2D मैट्रिक्स हमने बनाया था ना, ये ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स रोटेशन का फॉर्मूला हम यही यूज़ करेंगे। लेकिन ये तो अप्लाई हो ही नहीं सकता, ये तो अप्लाई सिर्फ तब हो सकता है जब आप ऑरिजिन के अराउंड रोटेट करें। सो विल प्ले अ ट्रिक। करना हमने ये है, हमारे पास ये पर्पल, दोनों ही पर्पल है, क्या लाइट पर्पल इसे कह दें और डार्क पर्पल कह देते हैं। सो जो लाइट पर्पल स्क्वायर सर्कल है, ये मेरा पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द मैंने रोटेट करना है। किसको रोटेट करना है? लेट्स से इस टिप को। वैसे तो पूरा ट्राइंगल ही मैंने करना है, लेकिन अभी हम टिप की बात कर लेते हैं। इसको रोटेट करना है अराउंड दिस पॉइंट। यू कैन रियलाइज कि आंसर इस तरह का आ जाएगा। मैंने बाय आई डोंट नो 45 डिग्री समथिंग कुछ किया रोटेट, तो ये ट्राइंगल रोटेट हो गया है अराउंड द सर्कल। ये मेरा फाइनल रिजल्ट है जो मैं चाहता हूँ। नाउ लेट्स सी हाउ आई विल अचीव दिस। ये अचीव होगा सेकंड रो में जिस तरह हो रहा है। सेकंड रो में ये मेरा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन थी। सबसे पहला स्टेप मैं लिख देता हूँ, translate everything to
तो ऑरिजिन नहीं, ट्रांसलेट एवरीथिंग, ट्रांसलेट एवरीथिंग बाय, ये जो मेरा पर्पल पॉइंट था, यानी मैंने किया क्या, मैंने जिस पॉइंट के इर्द गिर्द मैंने रोटेट करना था ना, मैं वो पॉइंट ओरिजिन पे ले आया, यानी उसके जो भी कोऑर्डिनेट, लेट्स से वो पॉइंट था 3,4, तो मैंने ट्रांसलेट किया है बाय -3 -4, तो वो जो 3,4 था वो 0 पे आ गया, है ना, और बाकी भी सारी चीज़ें उसी तरह -3, सारा कुछ उस तरह शिफ्ट हो गया, लेकिन जिस पे मैंने रोटेट करना था वो -3 -4 की वजह से वो 0 पे आ गया। अब मैं रोटेट करूंगा, रोटेशन मुझे आती है, हाँ, ये क्या, ये साइन था, रोटेशन मुझे करनी आती है ओरिजिन के इर्द गिर्द, वो मैं कर दी, बट नाउ व्हाट, नाउ ट्रांसलेट इट बैक, एवरीथिंग, ट्रांसलेट एवरीथिंग बैक। इसको मैंने यहाँ माइनस लिख देता हूँ कि इसको ओरिजिन पे ला रहा था, ट्रांसलेट एवरीथिंग बैक बाय जो भी उसकी लोकेशन थी। क्लियर? सो आई डिडंट नीड टू डिराइव अनदर फॉर्मूला, अनदर मैट्रिक्स। वो रोटेशन मैट्रिक्स मेरा जो था वो ओरिजिन के था, ट्रिक ये था कि फर्स्ट आई ट्रांसलेटेड दिस वे, देन आई ट्रांसलेट एवरीथिंग बैक। ठीक है, जिसको अगर मैं मैट्रिसेस की शक्ल में लिखना चाहूँ ना, तो इट्स प्रॉब्ली समथिंग लाइक दिस, आई ट्रांसलेट इट दिस वे, देन आई रोटेट इट एंड देन आई ट्रांसलेट इट बैक। यानी ये मेरा पॉइंट था XY1, आई ट्रांसलेटेड इट बेस्ड ऑन कि वो जो पॉइंट, जिस पॉइंट के अराउंड था ना, उतनी ट्रांसलेशन कर दी, फिर रोटेट किया अराउंड ओरिजिन, फिर वापस ट्रांसलेट किया। सर अगर रीऑर्डर कर दें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर्स, अभी इसकी एक स्लाइड आने लगी, शायद अगली हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर्स, बी वेरी केयरफुल। ये वही बात है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में डज ऑर्डर मैटर, A into B या B into A, सेम आंसर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर्स, बी केयरफुल, डोंट मेक दिस मिस्टेक। और ये अगली वो स्लाइड है, ठीक है। फॉर प्रैक्टिस ये बताएं कि ये मैट्रिक्स करता क्या होगा। पहला मैट्रिक्स, व्हाट डज दिस डू? बाय ट्रांसलेशन बाय TX इन X डायरेक्शन बाय TY इन Y डायरेक्शन। ये मैट्रिक्स क्या करता है? स्केलिंग, सो ये स्केल भी करता है दोनों डायरेक्शंस में और शेयरिंग भी करता है, ठीक है। ओके, अगर इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, या आप करके देखिएगा, आपके पास ये आंसर आएगा जिसमें, अच्छा ये बताएं, अगर मैं लेफ्ट साइड पे ऑपरेट करता, सिर्फ लेफ्ट साइड पे रहता, तो यहाँ पे मैंने XY1 लिखना था ना, यहाँ पे कहीं कि कोई पॉइंट आना था XY1, उस पे मैंने पहले ये मैट्रिक्स अप्लाई करना था। तो पहले क्या होना था? पहले स्केलिंग और शेयरिंग होनी थी, फिर कोई रिजल्ट आना था, उस रिजल्ट को मैंने फिर ट्रांसलेट किया था। सो लुक एट द ऑर्डर, फर्स्ट स्केलिंग एंड शेयर टुक प्लेस एंड देन ट्रांसलेशन, ठीक। राइट साइड पे ये मैट्रिक्स है, इस तरह से जब लिखा होगा ना, हमें लेफ्ट साइड ये बता रही है कि जब इस तरह से आप लिखते हैं तो दीज थिंग्स टेक प्लेस फर्स्ट एंड देन ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस ऑन द रिजल्ट। लेफ्ट साइड यही कर रही है। अच्छा, नाउ लेट्स रिवर्स द ऑर्डर, लेट्स फर्स्ट डू अ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन वही है जो पहले की थी, बट वी डू इट फर्स्ट and then we do scaling sharing. It's the same one, but we do it later.
अगर आप मल्टीप्लाई करके देख लें तो जो आंसर आता है ना, वो आंसर से ही आपको पता लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यस क्योंकि आपने ट्रांसलेटेड रिजल्ट पे स्केलिंग और शेयरिंग कर दी है. ट्रांसलेटेड रिजल्ट वाज समवेयर देयर. व्हेन यू स्केल इट, इट कैन इवन गो फर्दर. अगर इस चीज़ को स्केल किया होता, ये यहाँ से यहाँ चली जाती. सो अगर आपने 2 को स्केल किया है बाय 3, यू गेट 6. अगर आपने 100 को स्केल किया है बाय 3, यू गेट 300. सो 2 जो है वो तो 6 पे जाता था, पर 100 तो 300 पे चला गया, राइट. सो थिंग्स कैन ड्रास्टिकली चेंज. ठीक है, खैर इन एग्जांपल्स की ज़रूरत है भी नहीं. ये द मैथ अलोन शुड बी सफिशिएंट फॉर यू कि जब हमने ऑर्डर चेंज किया इन मल्टीप्लिकेशंस का, तो राइट हैंड साइड पे जो आंसर्स आए हैं मैट्रिसेस, ये फ़र्क आए हैं. ये मैट्रिक्स फ़र्क है और ये मैट्रिक्स फ़र्क है. सो दैट टेल्स यू ऑलवेज बी केयरफुल विद मैट्रिसेस, ऑर्डर मैटर्स. ठीक है, यानी ये जो नीचे वाला काम है, ये पहले स्केलिंग और शेयरिंग करेगा, पहले स्केलिंग और शेयरिंग करेगा, और उसके बाद जो ये ट्रांसलेशन करेगा ये वो वाली नहीं होगी, ये फ़र्क किस्म की ट्रांसलेशन, और बहुत ही कन्वोल्यूटेड किस्म की ट्रांसलेशन है जिसमें TX TY दोनों मिक्स हो गए टू मेक X की ट्रांसलेशन. उसमें स्केलिंग ऑफ X भी शामिल हो गया है, शेयरिंग ऑफ X भी शामिल हो गया. इट्स रियली कन्वोल्यूटेड. एनीवेज, हमने कब स्टार्ट किया था? 150 के अराउंड हमने स्टार्ट किया था. तो हमारे पास कितना टाइम है अब? अगर 10 मिनट्स, ठीक है, ठीक है, दैट गिव्स अस इनफ टाइम. I only do legal stuff, as you can see by the number of students in my course. हाँ, हमारे पास सिर्फ 2 स्लाइड हैं, 2 या 3. ओके, फ़िलहाल अब हम नया टॉपिक शुरू करने लगे. फ़िलहाल हमने एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी. एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन में रोटेशन, स्केलिंग, शेयर, ट्रांसलेशन थी. एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन 3/3 मैट्रिक्स था P2 में, प्रोजेक्टिव स्पेस में. आखिरी रो 001 होती थी, जिसकी वजह से वो जो थर्ड कोऑर्डिनेट है दैट ऑलवेज रिमेन्स 1. तो ये जब भी आपको मैट्रिक्स मिले जिसमें आखिरी रो 001 है, यू शुड नो कि ये एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है. अगर मैं ये जो आखिरी रो 001 रख रहा था, ये कंस्ट्रेंट अगर हटा दूँ, अब मैं कहता हूँ आपके पास 3/3 मैट्रिक्स है प्रोजेक्टिव स्पेस में, पर जो आखिरी रो है वो जो मर्ज़ी रखें आप, जो मर्ज़ी रखें, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है 001 की. तो अब एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं रहेगी, लेकिन क्या एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन इसका सबसेट होंगी? क्योंकि मैं 001 रख सकता था. सो अब मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मेशंस का सेट आने लगा है, विच इज़ सुपर सेट ऑफ एफाइन. एफाइन से भी बढ़ के कुछ आने लगा है. P2 नहीं, 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं. ये P3 दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन. लेकिन 3 नंबर थे ना इनपुट में, 3 नंबर ही आउटपुट में निकलेंगे, तो वो P2 का वेक्टर था, ये भी P2 का वेक्टर है. सो प्रोजेक्टिव स्पेस से प्रोजेक्टिव स्पेस में मैं रहता हूँ. और लेकिन जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है वो एफाइन नहीं होंगी, वो एफाइन से बढ़ के कुछ होंगी. इन ट्रांसफॉर्मेशंस को आप कहते हैं प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस. इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशंस का एक और नाम होमोग्राफी भी है, इन्हीं का एक और नाम कोलिनिएशन भी है. कोलिनिएशन ज़रा मीनिंगफुल नाम है, क्योंकि जिस तरह एफाइन की बारी, हमने कहा था कि एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ को प्रिजर्व करती थी? पैरेलल लाइंस रिमेन पैरेलल.
एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन एंगल्स को प्रिजर्व नहीं करती थी पर पैरेललिज्म प्रिजर्व करती थी। ये जो प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन है, होमोग्राफी, कोलिनिएशन, ये 3x3 मैट्रिक्स इस किस्म का, ये लाइंस को प्रिजर्व करती है। यानी वो लाइंस जो पहले पैरेलल थी, हो सकता है अब पैरेलल ना रहे। पहले अगर उनके बीच में कोई एंगल था 33, अब शायद एंगल 96 हो जाए, व्हाटएवर, एंगल भी प्रिजर्व नहीं रहेगा, पैरेललिज्म प्रिजर्व नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई दो पॉइंट पहले किसी एक लाइन पे लाई करते थे, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी वो वाले दो पॉइंट्स किसी और लाइन पे ही लाई करते होंगे। अगर पहले कोई दो पॉइंट्स को लीनियर थे, अभी भी वो वाले दो पॉइंट्स ट्रांसफॉर्मेशन के बाद को लीनियर होंगे। वो नई लाइन होगी, कोई फर्क लाइन आ गई होगी, रोटेटेड, स्केल्ड, शेयर्ड, व्हाटएवर, लेकिन को लीनियर पॉइंट्स विल स्टिल रिमेन को लीनियर। तो इसलिए इसको कोलिनिएशन कहते हैं। दैट्स अ मीनिंगफुल नेम, कोलिनिएशन। शेप बिल्कुल फ़र्क हो सकती है, पैरेलल लाइंस अब पैरेलल नहीं रहेंगी, एंगल्स बिल्कुल ख़त्म, फ़र्क हो सकते हैं। हम तो कुछ एग्जांपल्स शायद आगे जाके देख लें। बस इसकी जो है ना, क्या कहते हैं उसे, मेन प्रॉपर्टी इसकी जो जिसको ये कांस्टेंट रखती है, वो है कि कोलिनियर पॉइंट्स विल रिमेन कोलिनियर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले पॉइंट्स लाइन पे थे अब वो किसी कर्व पे लाई करते होंगे, कर्व पे नहीं लाई करेंगे, वो लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। और ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? बस इज जस्ट एनी 3x3 मैट्रिक्स, लेकिन मैं कहूँगा एनी इन्वर्टेबल 3x3 मैट्रिक्स। शुड आई से इन्वर्टेबल? एनी इन्वर्टेबल 3x3 मैट्रिक्स, ये होमोग्राफी होगी, प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका जो नज़र आना है वो ये है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, P2 में ये आप यहाँ पे x, y और 1 रखेंगे और उसको इस 3x3 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई आंसर आ जाएगा। सिंस ये मैट्रिक्स इनटू वेक्टर हुआ था, इट्स अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यही जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास आई है, लेट्स सी कि R2 में क्या हो रहा था, इन कार्टेशियन स्पेस क्या अचीव किया है आपने। लेट्स सी योर 3x3 मैट्रिक्स प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन multiplied by a P2 point xy1, answer h1x plus h2y plus h3, second h4x plus h5y plus h6, third h7x plus h8y plus h9। सही? और ये मेरा P2 में एक वेक्टर आ गया, आंसर v प्राइम या जो भी। हाउ डू आई गो बैक टू R2? Divide by the third, divide everything by the third. The third becomes 1, throw it away. So, जो x प्राइम आएगा transformed, वो होगा first, that's first, divided by third, that's third. Y prime will be second, divided by third, यही लिखा हुआ है। मेरे साथ हैं अभी आप लोग? ये बताइए, ये जो R2 में जो हो रहा है इस वक्त, ये क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन है एक्स वाई से एक्स प्राइम वाई प्राइम की? इज इट अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्स वाई टू एक्स प्राइम वाई प्राइम? ये जो भी इक्वेशन, वाई डू यू से दिस? क्योंकि राइट साइड पे एक्स वाई नज़र आते हैं आपको और लेफ्ट साइड पे एक्स प्राइम वाई प्राइम नज़र आता है। इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्स वाई टू एक्स प्राइम वाई प्राइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड क्वेश्चन, इज इट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई टू एक्स प्राइम वाई प्राइम? लीनियर? वाई डू यू से इट्स लीनियर? एक्स की हाईएस्ट पावर 1, वाई की हाईएस्ट पावर
व्हाट अबाउट डिवीजन? x अगर डिवाइड होके आ रहा है, ओके ये जो मैं लिख रहा हूँ इसको आप कैसे लिखते हैं? 1/x इक्वल्स x टू द पावर, हाँ, तो x की अगर डिवीजन हो रही है तो यू आर वेरी क्लोज टू x की पावर -1 वाली सिचुएशन। इट्स नॉन लीनियर डेफिनेटली। जब आपने x और y से डिवाइड भी कर दिया है, इट्स नॉट लीनियर एनी मोर। ठीक, ये जो यहाँ पे काम हो रहा है, R2 में जो अचीव हुई है चीज़, दैट वाज डेफिनेटली अ नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई। R2 में कोई मैट्रिक्स नहीं आप मुझे दे सकते। R2 में यू कैनॉट गिव मी एनी मैट्रिक्स जो ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करके दे, जिसमें एक्स वाई मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर में भी आ रहे हैं, डिनोमिनेटर में भी आ रहे हैं। नॉट पॉसिबल। अगर आप दे देते हैं मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, चाबी ये है, मैं ओनरशिप आपको दे देता हूँ, कांट डू इट। ठीक, सो व्हाट इज हियर टू अप्रिशिएट? R2 की स्पेस में एक नॉन लीनियर ऑपरेशन था। अ नॉन लीनियर ऑपरेशन इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन अ लीनियर ऑपरेशन। अग्रीड? y इक्वल्स एक्स, तो ये वाली लाइन है, y इक्वल्स 2x, ये वाली लाइन होगी। y इक्वल्स एक्स स्क्वायर, नॉन लीनियर, ये तो कर्व है, ज़्यादा ताकत। एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, ये तो ऐसे ऐसे घूमता फिरता होगा। सो नॉन लीनियर थिंग्स हैव मोर पावर। तो ये भी नॉन लीनियर ऑपरेशन है R2 में। इट इज़ मोर पावरफुल देन एनी लीनियर ऑपरेशन, बट आई कांट रिप्रेजेंट इट थ्रू अ मैट्रिक्स। प्रोजेक्टिव, पूरे लेक्चर का मकसद प्रोजेक्टिव स्पेस का फ़ायदा नज़र आने लगा कि जो प्रोजेक्टिव स्पेस में हमने यहाँ पे होमोग्राफी से मल्टीप्लाई किया था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग R2 में जो चीज़ हो रही थी वो नॉन लीनियर थी असल में। लेकिन मैं उस नॉन लीनियरिटी से बचता रहा, मैं प्रोजेक्टिव स्पेस में ज़िंदा रहा। मैंने कॉस्ट क्या पे की है? सिर्फ कॉस्ट इतनी पे की है, मैंने एक्स वाई के नीचे 1 डाल दिया और 2x2 मैट्रिक्स की बजाय 3x3 मैट्रिक्स में। ये मेरी कॉस्ट थी प्रोजेक्टिव स्पेस में जाने की। पर जब मैं वहाँ चला गया हूँ तो वो जो बड़े कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर काम अचीव होने थे R2 में, उनको मैं मैट्रिक्स के थ्रू लीनियर क्लीन मैथमेटिक्स, क्लीन कोड, नो डिविजन्स, सिर्फ मल्टीप्लिकेशंस एंड एडिशंस, और मैं वहाँ से उनको अचीव करी जा रहा हूँ। जब सारा काम हो जाएगा ना मेरा, तब जब मैं वापस जाऊँगा R2 में, एंड पे सारी मेहनत करने के बाद, सारी मेहनत मैं किस स्पेस में कर रहा हूँ? क्लीन P2 स्पेस में, मैट्रिसेस, लीनियर, क्लीन, एवरीथिंग क्लीन, सारी मेहनत मैं इधर करूँगा। जब सब कुछ हो जाएगा, एंड पे रिजल्ट लेने के लिए मैं R2 में जाऊँगा। वो तो बड़ा आसान था, तीसरी चीज़ से डिवाइड किया और पहले 2 उठा लिए। ये जो मेरे साथ अचीव हो गया ना एंड पे, ये एक नॉन लीनियर चीज़ अचीव हो गई होगी। डिवीजन सिर्फ एंड पे करूँगा, ठीक है? सो प्रोजेक्टिव स्पेस का फ़ायदा, यू go to projective space, you live in a clean world. When you go back and you जो भी आपने ऑपरेशंस करने हैं क्लीन वर्ल्ड में करें, लीनियर मैट्रिसेस और ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ। When you go back at the end, what you will achieve will be a non-linear transformation. ठीक है? तो ये फ़ायदा है प्रोजेक्टिव स्पेस का। और भी बड़े फ़ायदे हैं प्रोजेक्टिव स्पेस के फ़ायदे, आपको ना आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होंगे इस कोर्स में। अभी ये बड़े हल्के हल्के फ़ायदे, अभी शायद आप इतने कन्विंस भी ना हुए होंगे, यार अच्छा कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं बता दी आपने कि वो बड़े एक दुनिया में रहते थे साफ और डिवीजन, भाई मैं उधर ही कर लेता, डिवीजन की इतनी क्या मुसीबत है? नहीं रहता मैं आपकी क्लीन दुनिया में, उधर कर लेता हूँ। डिवीजन करने से क्या मेरे हाथ टूट जाएंगे? क्या होगा? मैं कर ली डिवीजन, सो व्हाट। सो अभी वो फ़ायदे शायद आप कन्विंस ना हुए हो। आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रोजेक्टिव स्पेस के ना ये खूबसूरती क्लियर होगी, ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे आप। ये है लास्ट थिंग, लास्ट स्लाइड।
प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन की एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थी? Six. There were 6 parameters that you could set, you could play with. एक भी पैरामीटर चेंज करते थे तो कोई और ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती थी, ठीक है. So you had 6 degrees of freedom. How many degrees of freedom do you have here? Ifran, बताइए. 9, क्योंकि 9 पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं. I can play with 9 parameters. रिमशा नाम था, कितने? 9. सारे चेंज कर सकते हैं, राइट? 9. ओके, वहाँ 8 लिखा हुआ था. तो प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन की असल में सिर्फ 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं, और ये मैं प्रूफ उसका दिखाने लगा हूँ. वाई कि 8 क्यों है? Even then, can you play with 9 parameters? We cannot. We have to fix. We have a non-zero. One of that. Okay, let's say सारे 9 जो है ना वो नॉन ज़ीरो है. सारे 9 के 9 वो नॉन ज़ीरो ही हैं, ठीक है. उनमें से कोई एक भी आप चेंज कर सकती हैं. आपके पास एक मैट्रिक्स है, 9 नंबर्स उसमें पड़े, कोई भी ज़ीरो नहीं है. कैन यू चेंज एनी वन ऑफ देम? यू विल गेट अ न्यू transformation. Okay. What if you change the other one? You'll get a new transformation. What if you change some other one? You'll get a new transformation. How many can you change? 9. 9 जगह हैं, 9 tunings हैं. मैं तो कह रहा हूँ सारे नॉन ज़ीरो करते हैं आप. Even then, you can still play with all 9 of them. So the degree of freedom should be 9. I can change all of them. So degree of freedom should be 9. Why is it 8 then? इसके लिए हम देखेंगे प्रोजेक्टिव स्पेस की जो प्रॉपर्टी थी. ये मैंने ये इक्वल टू अ साइन नहीं मैंने डाला था, ये फ़र्क सा साइन था. ये पहले हमने देखा था शुरू की स्लाइड्स में, जब हमने कहा था प्रोजेक्टिवली इक्विवेलेंट, कि प्रोजेक्टिव स्पेस के जो वेक्टर्स हैं वो V hat is projectively equivalent to k times V hat, या any scaled version of V hat, which means that when you project it down, they will go to the same V in 2D या in RD. तो ये projectively equivalent का साइन है. Let's go back. We know कि projective space में V और k times V projectively equivalent है. अच्छा, मैं पता वो वी हैट अब कहना छोड़ दिया है. ये प्रोजेक्टिव स्पेस का ही वेक्टर है, ठीक है. कार्टेशियन नहीं है, प्रोजेक्टिव स्पेस का वेक्टर है, ठीक है. सो प्रोजेक्टिव स्पेस वी इज प्रोजेक्टिवली इक्विवेलेंट टू एनी स्केल्ड वर्जन ऑफ वी एज लॉन्ग एज द स्केल इज नॉट ज़ीरो, क्योंकि ऑरिजिन तो हमारी स्पेस में नहीं. क्यों? क्योंकि बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स व्हेन प्रोजेक्टेड डाउन दे कॉरस्पॉन्ड टू द सेम पॉइंट या सेम वेक्टर इन कार्टेशियन स्पेस. ओके, सो k times v is projectively equivalent to v. Okay. ये बताइए कि h एक 3x3 मैट्रिक्स है कोई, h टाइम्स v, इसका साइज क्या होगा? 3x1. हाँ, कैन आई कॉल इट वेक्टर u, राइट? और ये P2 का वेक्टर होगा, इसमें तो 3 नंबर है. यानी वही है. वी नो के स्केल्ड वर्जन ऑफ u या u ये प्रोजेक्टिवली इक्विवेलेंट होंगे. ये तो मैंने वही बात दोबारा कर दी है जो यहाँ लिखी हुई थी v के लिए, मैंने वो u के लिए कह दी है. और अब मैं कह रहा हूँ u कैसे आया? u कोई किसी v को मैंने ट्रांसफॉर्म किया प्रोजेक्टिव मैट्रिक्स के साथ, प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन 3x3, ठीक है. कोई नई बात नहीं की मैंने. वेल, दिस इम्प्लाइज k टाइम्स h टाइम्स v. ये k स्केलर है, स्केलर को मैं अंदर ला सकता हूँ.
स्केलर ही है ना, हर चीज़ को k से मल्टीप्लाई करना था। मैं यहाँ पे k टाइम्स एच वी लिख देता हूँ और यहाँ पे एच वी आ गया। तो वही चीज़ दोबारा लिखी हुई, बस मैं k को अंदर ले आया हूँ। इनफैक्ट मुझे ज़रा सा ये और क्लियरली लिखना चाहिए था। अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं k टाइम्स h लिखता हूँ। यार दिस व्हाई डज दिस हैपन? सो अब मैं k टाइम्स h लिखता हूँ, इधर ब्रैकेट और इधर v। मुझे इजाज़त है ये करने की, या मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप पहले आप ये कर रहे थे, आप h को v से मल्टीप्लाई करते थे, बाद में स्केल करते थे। अब मैंने क्या किया है, मैंने k को पहले h से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर v से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मैंने h को स्केल कर दिया। इससे क्या पता लगा मुझे, इससे ये पता लगा है कि v, ये गौर से अब मेरे साथ रहिएगा, v को अगर आप h से ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इधर से जो p2 का वेक्टर आता है वो प्रोजेक्टिवली इक्विवेलेंट है कि अगर आपने v को h के किसी स्केल्ड वर्जन से ट्रांसफॉर्म कर दिया होता, यानी इट डजंट मैटर एट द एंड ऑफ द डे, इट डजंट मैटर कि आपने h से ट्रांसफॉर्म किया था या h के किसी स्केल्ड वर्जन से ट्रांसफॉर्म किया था। जब मैं वापस प्रोजेक्ट करूंगा तो सेम जगह पे पहुंचूंगा। आप तीनों मेरे साथ हैं या नहीं? ये बड़ा ज़रूरी था ये जुमला इस तरह से समझना। इट डजंट मैटर कि मैंने v को h से ट्रांसफॉर्म किया है या h के किसी स्केल्ड वर्जन से ट्रांसफॉर्म किया है, प्रोजेक्टिवली इक्विवेलेंट होंगे, दोनों ने एंड पे एक ही जगह पे पहुंचना है, R2 में। ठीक है, दिस अलाउज मी टू, मैं थोड़ा अब्यूज़ ऑफ नोटेशन करने लगा हूँ यहाँ पे। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जो काम आप h से करते थे, मैं वही काम k इंटू h से भी कर सकता हूँ। हाँ, एट द एंड ऑफ द डे वो वेक्टर जो आना है ना प्रोजेक्ट डाउन करके, वो सेम आना है। ठीक, ओके। सो अब इसको लेके चलते हैं। ये आप मान गए हैं कि के एच इज प्रोजेक्टिवली इक्विवेलेंट टू एच। ओके, अब मैं के एच में ना के एक ख़ास तरीके से बनाने लगा। ये है मेरे पास एच, के को मैं रखने लगा हूँ 1/h में जो 9th वैल्यू पड़ी थी, लेट्स सी, h में जो 9th वैल्यू जो है यहाँ पे आखिरी जो वैल्यू पड़ी थी ना, मैंने वो उठा ली। आई कुड हैव पिक्ड एनी ऑफ दीज 9 वैल्यूज। ठीक है, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे h9 उठा रहा हूँ। आई कुड हैव पिक्ड एनी ऑफ दिस और प्रूफ ऐसे ही रहना था। ठीक है, पर मैंने 9th उठाई और मैंने 1/h9 किया और मैंने कहा ये k है। ठीक है, ओके। सो व्हाट इज के एच देन? k टाइम्स h का मतलब है 1/h9 टाइम्स h, विच इज इक्वल टू h1/h9, h2/h9, h3/h9, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, और एंड पे यहाँ पे h9/h9 विच इज 1। सही फॉलो कर रहे हैं आप लोग? कंफ्यूज हैं आप? अभी मकसद समझ नहीं आ रहा क्यों कर रहे हैं हम। लेट्स सी, हमने पहले ये कहा था जो काम, अब मैं उर्दू में कहा, जो काम आप h से कर सकते थे, मैं वही काम k टाइम्स h से कर लूँगा। ठीक,
आप कहते हैं मेरे पास एच है, मैं कहता हूँ अच्छा मैं फिर कोई के टाइम्स एच बनाता हूँ, और के टाइम्स एच इस तरह बनाता हूँ कि एच 9 से डिवाइड कर लेता हूँ। आपके पास जो एच से आपने जो जो काम करने थे, आपके एच में कितने नंबर थे? मेरे एच में कितने नंबर हैं? मेरे एच में 8 नंबर्स का फ्रीडम है, 1 नंबर 1 कर दिया मैंने। सो जब आप ये कहते हैं कि जो काम आप एज से कर सकते थे मैं वो के टाइम्स एज से कर सकता हूँ, आप कहते हैं मैं 9 नंबरों से खेल के काम करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं वही काम 8 नंबरों से खेल के करूँगा। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम असल में कितनी है आपके पास? आप समझ रहे हैं कि आप 9 नंबर से खेल रहे हैं, आप क्लेम कर रहे हैं कि मैं तो 9 नंबर को छेड़ रहा हूँ, मैं कहता हूँ मैं तो वही काम 8 नंबरों को छेड़ के करता हूँ, क्योंकि ये आप मान चुके हैं जो काम आप एज से करते हैं मैं वो के एज से कर सकता हूँ, और मैं 8 नंबरों को एक को फिक्स कर सकता हूँ वन पे, और वो कोई भी एक हो सकता था, एच 9 ज़रूरी नहीं था। कन्वेंशन ये है कि हम अक्सर एच 9 को इस तरह आखिरी वाले को करते हैं, जिस तरह वेक्टर के अंदर भी हमने आखिरी वाला वन रखा है, इसमें भी मैट्रिक्स में आखिरी वाला वन रखा है, जस्ट कन्वेंशन चेंज हो सकता है। सो ओके, दैट्स द प्रूफ देन। Whatever you could do in projective space with 9 numbers of a 3x3 matrix, I can do all of that stuff with 8 numbers of the projective matrix, and one of them will be fixed to 1. So the real degree of freedom that you have, असल में वो 8 है, वो 9 नहीं है। और वो क्यों आई? क्योंकि ये स्केलिंग की वजह से। प्रोजेक्टिव स्पेस में जब आप कहते हैं ये वाला वेक्टर, वेल इट मीन्स ऑल दीज वेक्टर्स, वो पूरा स्केल है एक। तो इसकी वजह से आपके पास एक डिग्री ऑफ फ्रीडम असल में कम है, ठीक है। सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट प्रूफ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोजेक्टिव मैट्रिक्स का कितना होता है और 8 क्यों होता है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? We can end the lecture now. Yeah, we can end the lecture now.